हेलो एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन एआरओ और आरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज। ये इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो रहेगा और पिछले वीडियो में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो अदरवाइज सिलेबस में नहीं हुए थे। ये उसी का सेकेंड पार्ट है और अपन कंटिन्यू करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म नहीं हुए थे रिमेनिंग सिलेबस में। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। अब मेजर पोर्ट्स क्या होता है और माइनर पोर्ट्स क्या होता है। सबसे पहले यदि अपन मेजर पोर्ट समझें तो क्या होता है, ये ज्यादा लोड हैंडल करते हैं, तो इनका जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनियन के हाथ में होता है। यानी कि शेड्यूल यदि अपन स्टेट देखें तो उस शेड्यूल में हमारे भारत के संविधान में 3 लिस्ट मेंशन की गई है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। यदि यूनियन लिस्ट में है तो उसका सारा का सारा जो मैनेजमेंट आएगा, लॉ बनाने का आएगा, वो यूनियन के हाथ में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएगा। ऐसा ही मेजर पोर्ट मतलब कि पूरा का पूरा जो सब कुछ काम है, चाहे लॉ बनाना है, मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो ऐसे पोर्ट को मेजर पोर्ट बोला जाता है। इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं? तो हैं 13 मेजर पोर्ट हैं। इनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले यदि अपन स्टार्ट करें कंडला पोर्ट से, एक्चुअली दिस वोंट बी हियर, ये यहां पर रहेगा, इन द गल्फ ऑफ कच्छ में ओपन होगा। तो कंडला पोर्ट गुजरात का। उसके बाद यदि अपन मुंबई में आएंगे तो 2 मेजर पोर्ट रहेंगे। सबसे पहले था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया था और इसी वजह से इस कंजेशन को कम करने के लिए एक और नया पोर्ट बनाया गया था नवी मुंबई में, जिसे मुंबई पोर्ट या नावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है। यदि अपन कंडला पोर्ट की बात करें तो कंडला पोर्ट का जो मेजर जो कारण था बनाने का, जब पार्टीशन हुआ था तो बेसिकली पार्टीशन में क्या हुआ, जो इंडिया का जो मेजर पोर्ट था कराची पोर्ट, वो पाकिस्तान को मिल गया था। इस वजह से ताकि बहुत ही ज्यादा लोड मुंबई पोर्ट पे ना पड़े और जो आसपास के गुजरात की टेरिटरी से भी एक्सपोर्ट हो सके, इसी वजह से कंडला पोर्ट बनाया गया था। उसके बाद गोवा का मर्मागुआ पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट ऑफ कर्नाटका, और यदि अपन देखें कोची पोर्ट ऑफ केरला। 3 ऐसे पोर्ट हैं जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। यानी कि कोई एक स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट पाए गए हैं वो है तमिलनाडु। 3 मेजर पोर्ट हैं। सबसे पहले यदि आप देखोगे तो एन्नौर पोर्ट, फिर नेक्स्ट आएगा टूटिकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। ये दोनों पोर्ट और आएंगे जो तमिलनाडु में। इसके अलावा यदि आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट इन उड़ीसा, और यहां कोलकाता में कोलकाता और हुगली पोर्ट, जो कि एक ट्विन पोर्ट का दर्जा दिया गया है। इनको 2 पोर्ट आसपास है जो रिवर पर स्थित है। ये जो कोलकाता का पोर्ट है ये हुगली रिवर पर स्थित है, इसीलिए इसे रिवर राइन पोर्ट भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा यदि मैं पोर्ट के बारे में आपको एक बेसिक बताता हूं एक बात, कि यदि ये जो वेस्टर्न जो कोस्ट है, यदि अपन राइट नाउ देखें वेस्टर्न पोर्ट है, तो ये जो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है यहां पर सबमर्जेंस हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, एक नगरी अपन सुनते हैं द्वारका। द्वारका कहां पे थी? गुजरात के कोस्ट पे थी। ये माना जाता है पानी के अंदर सबमर्ज हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि जो अरेबियन सी में ओपन अप करता है, इसमें सबमर्जेंस हुआ है। अब यानी कि ये जो पोर्ट ऐसा था ये नीचे जाके समुद्र के अंदर से सबमर्ज हुआ है। अब यदि सबमर्जेंस होता है तो क्या होता है, वो अंडरग्राउंड में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रही तो वो हार्बर के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे यहां पर जो हार्बर्स बनते हैं वेस्ट कोस्ट में, वो थोड़े से मुश्किल है कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट है। ये जो है इमर्जिंग कोस्ट है, इसीलिए यहां पर जो पोर्ट बनाना है, हार्बर बनाना ज्यादा आसान है। बट क्या है, मजबूरी के कारण यहां पर भी बनाए गए हैं क्योंकि डिस्टेंस यहां पर कम पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सारे कुछ कुछ पोर्ट्स के बारे में। चेन्नई पोर्ट एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसके अलावा एन्नौर पोर्ट जो अपन बात करें वो इंडिया का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है। पूरी की तरह सरकार हैंडल नहीं करती है, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉर्पोरेट बॉडी को एक ट्रस्ट बना के हैंडल करती है। उसके बाद कोलकाता पोर्ट और हुगली पोर्ट जो अपन ने देखा, ये ट्विन पोर्ट है जो नदी पर बेस्ड है, रिवर हुगली पर बेस्ड है। अब नॉर्मली यदि आप देखोगे तो नदी पर बेस्ड होना कोई अच्छी बात नहीं है। रीजन क्या है कि जो रिवर होती है, खासकर जो हुगली रिवर है, वो हिमालयन रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
तो हिमालयन रिवर क्या करती हैं, लॉट ऑफ सिल्ट लाती हैं, यानी कि बहुत सारा सिल्ट जो आता है वो हुगली रिवर में जम जाता है। इसी वजह से बार बार ड्रेजिंग करनी पड़ती है, यानी कि जो सारा का सारा सिल्ट जमा हुआ उसे निकालना पड़ता है, और इसी वजह से जो बड़े बड़े शिप के कंटेनर हैं वो हुगली और कोलकाता पोर्ट में नहीं जा पाते हैं। बट ये इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शुरुआत की थी। उसके बाद, क्योंकि अपन ने देखा है सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कोलकाता बंगाल में कैप्चर करी थी, उसके बाद जाके वो अलग अलग एरिया को कैप्चर करी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नावा शेवा पोर्ट, जो कि नवी मुंबई का है। ये प्रेजेंटली सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जो इंडिया में है। इसकी एक बात खास और है कि ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से कनेक्टेड है। यदि आपको पता होगा तो इंडिया में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है। ये मतलब कि ट्रेन रूट रहेगा ईस्ट और वेस्ट से कनेक्ट करते हुए, जिसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो मुंबई में भी आके मिलता है, और इससे बहुत ही हाई स्पीड रेलवे लिंक जो सिर्फ और सिर्फ फ्राइट को ही ट्रांसफर करेगी उसके लिए बनाया जा रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो इंडिया की 14% ही जीडीपी की उसे कम करने की बात करें हैं कि 8 से 9% ऑफ जीडीपी हो जाए। इसी के कारण ये सब प्रोग्राम लिए गए हैं और इसे वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर से कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अपन बात किए हैं कंडला पोर्ट, जो सबसे बड़ा पोर्ट है। कोची पोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि यदि आप एरिया देखोगे तो साउथ इंडिया का जो बेसिकली कर्नाटका का सदर्न पार्ट और केरल का जो पोर्शन है वहां पर एक बहुत ही मेजर प्लांटेशन और दूसरा आता है आयरन ओर एक्सपोर्ट, ये दोनों के लिए मेजर सिचुएटेड है। इसी वजह से ये सारे पोर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दूसरी बात, यदि आप देखोगे तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टिप पर सिचुएटेड है कोची पोर्ट, यानी कि जो क्रॉस शिपिंग चैनल जो नीचे से पास होगी वो उनको केटर करने के लिए कोची पोर्ट एक अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार में बनाया गया है। ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट 13th मेजर पोर्ट, यही डिस्टिंक्शन पाया गया है। 2020 में इसे डिक्लेयर किया गया था। न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये कौन सी नदी, गुरुपुरमा मीट अरेबियन सी जहां पर मीट करता है वहीं पर ये सिचुएटेड है। मरमागुआ पोर्ट रिवर जुआरी के एस्चुरी पर बनाया गया है, और यहां से अपन ने देखा था कि जो मेजरली कूदरमुख और कूदरमुख जो बेसिकली आयरन ओर है वो इसी मैंगलोर पोर्ट से ही आयरन को एक्सपोर्ट करता है। और फाइनली मुंबई पोर्ट अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब पारादीप पोर्ट, ये महानदी पर सिचुएटेड है, उड़ीसा का एकमात्र पोर्ट है, और टूटिकोरिन पोर्ट, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन की तरफ, विच इज द ओनली मेजर रिवर राइन पोर्ट ऑफ इंडिया। देखा है अपन ने जितने भी रिवर राइन पोर्ट्स हैं उसमें में से सिर्फ एक ही रिवर पर स्थित है, वो कौन सा है, हुगली रिवर पर स्थित, जो कि कोलकाता पोर्ट है। ट्विन पोर्ट है जो कि कोलकाता और हुगली के इस पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। अब इनलैंड वाटरवेज होता क्या है, यदि अपन देखें तो नदी से जो सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है वो बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यहां पर जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से आप देखोगे इनलैंड वाटरवेज को जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे कि अपन ने राइन रूर वैली के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो राइन नदी है वो जर्मनी पर स्थित है, जहां पर मेजर इनलैंड वाटरवेज का यूज किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ऐसा ही जो ग्रेट लेक है यूएस पे, वो भी क्या है, एक मेजरली यूटिलाइज किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। इसी तौर पर यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इनलैंड वाटरवेज बहुत ही ज्यादा रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसी वजह से यदि आप देखोगे तो अमेजॉन ने रिसेंटली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी थी इंडिया में जो नेशनल वाटरवे 1 को यूटिलाइज करके क्या करेगी, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। पहली ई कॉमर्स कंपनी रिसेंटली इंडिया में बनी थी। अब यदि 2016 के पहले देखें तो यहां पर 5 नेशनल वाटरवेज थे, और इसको आप मान सकते हो नेशनल वाटरवे मतलब कि जैसे कि नेशनल हाईवेज होते हैं तो इनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे होता है। वैसे ही यदि आप देखोगे तो नेशनल वाटरवेज भी वही होती हैं जिनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है।
वैसे ही इनमें क्या होता है, बेसिकली इनको एक सेपरेट एक्ट से बनाया गया था, यानी कि 5 नेशनल वाटरवेज, 5 अलग अलग एक्ट स्टैब्लिश किए गए थे। बट 2016 में क्या हुआ, एक यूनानिमस एक्ट बनाया गया, इंडिया का द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, 111 वाटरवेज को साइमल्टेनियसली क्या डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल वाटरवेज, जिसमें कि 106 नए थे और जो पुराने 5 नेशनल वाटरवेज थे उन्हें भी नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया। इसी के साथ इंडिया में एक ही साथ में 111 नेशनल वाटरवेज आ गए। अब ये जो है इसमें कुछ जो है आपको ध्यान रखना है, टॉप जो पहले के 5 थे उसे आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल वाटरवे 1 का नेक्स्ट कौन कौन सा है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो वो कनेक्ट करता है हल्दिया टू इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज कनेक्ट करता है। तो अपन 5 नेशनल वाटरवे देखेंगे जो याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज हैज बीन इनकरेक्ट मैच किया है with its associated river। एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर सही है, नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा सही है, नेशनल वाटरवे 1 गंगा सही है, नेशनल वाटरवे 6 सतलज, ये गलत स्टेटमेंट है। तो कम से कम आपको 5 नेशनल वाटरवेज याद रखना है। तो यदि अपन मैप से जरिए से देखें तो नेशनल वाटरवे, कैन यू सी दैट, ये कौन सी नदी पर सिचुएटेड है, गंगा पर स्थित है। ये इलाहाबाद से कोलकाता तक, हुगली तक बेसिकली कनेक्ट करता है। इसके बाद नेशनल वाटर 2 देखें तो ये ब्रह्मपुत्रा में सिचुएटेड है। नेशनल वाटर 3 देखें तो ये केरला के वेस्ट कैनल्स पर सिचुएटेड है। नेशनल वाटरवे 4 देखें तो ये कृष्णा डेल्टा के आसपास कनेक्ट करता है, ये मेजर कैनल्स को कनेक्ट करता है, काकीनाडा कैनल, बकिंगम कैनल, ये 2 कैनल का नाम ध्यान रखिए। नेशनल वाटरवे 5 यदि आप देखें तो ये अगेन फिर वेस्ट ईस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड है। यानी कि ये जो 5 हैं आपको इंक्लूडिंग लोकेशंस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मेमोराइज करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू मेमोराइज दीज स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन कुछ लेक्स के बारे में चले जाते हैं। तो कुछ लेक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहां पे मैंने लिखा है। जो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलार लेक। ये क्या है, एक टेक्टोनिक लेक है जो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर पे सिचुएटेड है। यदि सबसे बड़ा सलाइन लेक देखें तो उड़ीसा पे छिलका लेक है, वो है। यदि सबसे बड़ा लेक देखें तो वो केरल के यहां पर सिचुएटेड है कोस्ट पे, उसे बोला जाता है वेम्बनाड को लेक। और जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है वो है रिहांद डैम, जो कि यूपी में कंस्ट्रक्टेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक से ही रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statements about सांभर लेक is true? सांभर लेक कहां पर सिचुएटेड है, राजस्थान पर सिचुएटेड है। राजस्थान पर जो ऑर्डिनरी लेक्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, सलाइन लेक रहते हैं। तो ये भी जो लेक है सलाइन है, सॉल्ट वाटर इस पे ज्यादा पाया जाता है। तो इट वॉज फॉर्म ड्यू टू हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट, गलत। इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, ये बात सही है। तो यदि आप राजस्थान में देखोगे तो सेंट्रल राजस्थान में सबसे बड़ा इनलैंड वाटर लेक पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। अब लोकटक लेक मणिपुर पर सिचुएटेड है। यदि आप देखोगे तो लोकटक लेक की खास कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक इसी लेक के आसपास एक नेशनल पार्क बनाया गया है जिसका नाम है केबल लामजाओ नेशनल पार्क। यहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखा गया है, जो वेजिटेशन है वो तालाब में फ्लोट करती है और इसी फ्लोटिंग वेजिटेशन को कहा जाता है कुमदीस। और इसी लेक के आसपास यदि आप देखोगे बहुत सारे डांसिंग डियर्स, जिसे संगाई कहा जाता है, वो यहां पर पाए जाते हैं। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ डियर है, इसीलिए ये जो लेक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज में रहता है। कौन से स्टेट पर सिचुएटेड है, मणिपुर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मीटियोरेटिक इंपैक्ट ड्यूरिंग द नियोलिथिक एरा। एक जो लेक है इंडिया में वो बहुत ज्यादा रिसर्च का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये लेक में यदि आप देखोगे मेटियोर के इंपैक्ट से ये लेक बना था। तो ये जो लेक है दिस इज नथिंग अदर देन लोनार लेक। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक सेंट्रल महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक। महाराष्ट्र के बारे में अपन ने पढ़ा है, यहां पर लावा से ये बना है, यानी कि बसाल्ट से ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। एक मेटियोर जो आया वो यहीं पर आकर
बहुत सीवियर इंपैक्ट से एक लेक क्रिएट किया, यानी कि जब भी मेटेओर इंपैक्ट करेगा, अर्थ को हिट करेगा, यहां पर क्या होगा, एक बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट होगा, गड्ढा क्रिएट होगा, जो इवेंचुअली पानी से भर गया, यही बन गया लोनार लेक। इसीलिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लगातार स्टडी किया जाता है। इसको रिसेंटली यानी कि 2020 में एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, और यदि आप देखोगे इसे नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये अर्थ की इवोल्यूशन हिस्ट्री को समझने में इसका योगदान है, क्योंकि जो मेटेओराइट होता है वो भी अर्थ के समान ही सिमिलर, अंदर का जो कंपोजिशन होता है अर्थ के समान ही होता है। इसी वजह से अर्थ के इंटीरियर और अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझने में मेटेओराइट जो होता है उसको स्टडी करने में बेनिफिट करता है। यदि अपन बात करें तो इस लेक में एक खास बात है कि ये पिंक टर्न हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि ये जो लेक है लोनार लेक कौन से कलर में टर्न हो जाता है, तो आंसर है पिंक, क्योंकि इसमें बहुत पुराने आर्किएक माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अब यहां पर एक बार बार टर्म आ रहा है रामसर, तो रामसर क्या होता है ये मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एक्चुअली ये इन्वायरमेंट का पोर्शन है, जब अपन इन्वायरमेंट को देखेंगे तब इसको जरूर करेंगे, बट रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये किसी भी यूनाइटेड नेशंस वगैरह से लिंक नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कन्वेंशन है। बेसिकली रामसर क्या है, एक ईरान की एक सिटी का नाम रामसर है, और रामसर पे एक कन्वेंशन बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर साइन किया था कि जितनी भी वेटलैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन्वायरमेंट पे और स्पीसीज में, तो हम उनको कंजर्व करेंगे, और इसी कन्वेंशन को, वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन बताया गया है। तो बेसिकली एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को कैटेगराइज किया जाता है, और उसमें कंट्री प्लेज लेती है कि हम कुछ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे जिससे इन वेटलैंड्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द फेमस लोनार लेक एंड दाल लेक आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन सा सिचुएटेड है, ये है जम्मू एंड कश्मीर पे सिचुएटेड है। तो दिस इज अ मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 4 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ये है वुलार लेक, उसके नीचे आप देखोगे यहां पर आएगा दाल लेक, और 2 मेजर लेक और जो साउथ इधर आएंगे इन द साइड ऑफ ईस्ट, वो आएगा, एक जो आएगा वो है पैंगोंगसो लेक, और एक यहां पर आएगा सोमोरिरी लेक। ये 4 लेक आप जम्मू एंड कश्मीर के जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों लेक हैं वुलार लेक और दाल लेक, ये ग्लेशियर एक्शन की वजह से बने हैं। यानी कि क्या हुआ, जब ग्लेशियर मेल्ट हुआ, जब प्लिस्टोसीन पीरियड में यहां तक पूरा का पूरा ग्लेशियर के अंदर था, उसके बाद जब आइस रिसीड हुई तो क्या हुआ, यहां पर छोटे छोटे लेक बन गए। और ये दोनों लेक यदि आप देखोगे तो कश्मीर वैली पर स्थित हैं। और ये जो पैंगोंग सो लेक है ये इंडिया और चाइना के बीच में बड़ा ही डिस्प्यूटेड लेक है, क्योंकि जैसे आप देखो 1/3 जो इसका पोर्शन है वो इंडिया में लाई करता है, और 2/3 जो पोर्शन है वो चाइना में लाई करता है। और ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। ये जो दोनों लेक हैं सॉल्ट वाटर लेक हैं, और ये जो दोनों लेक हैं वुलार और दार, ये एक दोनों फ्रेश वाटर लेक हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पर था लेक वुलार का। सो ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। झेलम रिवर इसी से पास होती है, और एक बहुत ही फेमस मेडिवल पीरियड के एक रूलर थे जैन उल अबिदिन। इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड जैन लंका के नाम से वुलार लेक के बीच में बनाया था। सो दैट वाज नोन एज जैन लंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दाल लेक भी जो है यही श्रीनगर के पास ही सिचुएटेड इन द कश्मीर वैली, इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं। दोनों के दोनों लेक, दाल और वुलार लेक जो है कश्मीर वैली पर ही सिचुएटेड है, फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिल्का लेक इजा क्या है। तो चिल्का लेक की लोकेशन यदि आप देखोगे तो ये उड़ीसा के कोस्ट में पाया जाता है। जहां पर भी कोस्ट में आएगा तो यानी कि सी वाटर का इंटरेक्शन होगा, तो ये कैसा वाटर होगा, सॉल्ट वाटर होगा इसमें। तो दिस इज अ सॉल्ट वाटर लेक। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सॉल्ट वाटर लेक उड़ीसा में। कैन यू सी दैट, उड़ीसा के सदर्न पार्ट्स पे ये लेक सिचुएटेड है। तो दिस इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून। लगून क्या होता है, जब सपोज दिस इज सी, तो क्या होता है, ये सी का जो पॉइंट होता है जब कट जाता है, अलग से कट जाता है और सी का इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो इसे कहते हैं लगून। लगून एक लेक होता है, आप मान लो, जो सी के वजह से बना होता है लेकिन सी से कट जाता है। यदि यहां पर
थोड़ा सा सेडिमेंट का डिपोजिशन हो जाए तो क्या होगा, ये जो लेक होगा वो डायरेक्टली सी से कनेक्टेड नहीं होगा, बट फिर भी सी वाटर उसमें आता जाता रहेगा, उसी को कहते हैं लगून। लगून इज अ सलाइन वाटर। ये दया रिवर पर सिचुएटेड है। और यदि आप देखोगे तो छिलका लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो अपन ने बात करी वो रामसर साइट पे तो है ही है, और साथ में साथ यदि आप इंडिया के सेंस से देखोगे तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करती हैं इंडिया में वो छिलका लेक पर ही विजिट करती हैं, इसीलिए इनका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बिल्कुल यहां पर नलाबना लेक भी सिचुएटेड है, जो एक बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं माइग्रेटरी जो नॉर्थ से जब साउथ की तरफ आती हैं तो वो छिलका लेक में रेस्ट करती है, उनका एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेक्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स? पेंगोंग लेक एंड वुलार लेक। अभी अपन ने देखा वुलार लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, दाल भी एक फ्रेश वाटर लेक है, दोनों के दोनों कहां पर है, कश्मीर वैली में सिचुएटेड है। तो दिस इज रॉन्ग, आंसर होगा पेंगोंग लेक एंड समोमोरिरी लेक। तो दिस इज जो पैंगोंग सो लेक है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। नॉर्मली जो हाई ऑल्टीट्यूड या लैटिट्यूड में जो लेक होते हैं वो क्या होंगे, ग्लेशियर ओरिजिन के होते हैं, और ग्लेशियर ओरिजिन के सारे लेक्स कैसे होंगे, फ्रेश वाटर होंगे। बस इस ऑल्टीट्यूड में नॉर्मली क्या होता है, सलाइन लेक नहीं पाया जाता है। उसके बाद ये अपन ने ऑलरेडी देखा 1/3 जो लेक है वो इंडिया के पास है, 2/3 जो लेक है वो चाइना के पास है, और आप देखोगे लगातार इस पॉइंट पर डिस्प्यूट होते रहती है। और यदि सोमोरिरी देखें तो ये लद्दाख पर सिचुएटेड है, ये भी एक सॉल्ट वाटर लेक है। ये दुनिया का हाईएस्ट रामसर साइट है, सबसे ऊंची जगह पर रामसर साइट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड सेपरेट्स द पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल? अब ये आइलैंड बहुत ज्यादा, लेक और आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होगा, ये जो है बैरियर आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के बारे में अपन ने पढ़ा है कि ये इसरो का एक मेजर लॉन्चिंग साइट है, और ये जो एक छोटा सा लेक है ये सेपरेट करता है पुलिकट लेक को इस आइलैंड से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब यदि अपन पुलिकेट लेक की लोकेशन देखेंगे तो ये जो है ये 2 स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। नीचे यदि आप देखोगे थोड़ा सा पोर्शन जो आता है वो है तमिलनाडु पर, और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है, और इसी के में यदि आप देखोगे तो यहां से सेपरेटेड है श्रीहरिकोटा आइलैंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैन यू सी दैट ये जो है एक कैसा लेक है, अगेन सी से कॉन्टैक्ट है, तो क्या फ्रेश वाटर होगा कि सलाइन? सो दिस वुड बी सलाइन लेक, सी से कॉन्टैक्ट है तो सलाइन ही होगा, और श्रीहरिकोटा के लिए लॉन्चिंग पैड है जो इसरो का, उसके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद कुछ लेक जो हैं, छिलका लेक अपन ने कर लिया, लोकटक लेक, लोनार लेक, दाल लेक, पैंगोंग सो लेक अपन ने कर लिया। नेक्स्ट वुलार लेक, सोमोरिरी, पुलिकट लेक एंड कुलेरू लेक एक अपन ने छूट गया। ये भी एक आंध्र प्रदेश का लेक है जो कि फ्रेश वाटर लेक है, थोड़ा सा इनलैंड लाई करता है, और इसी वजह से यहां पर भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। तो इसके साथ अपन ने मेजर लेक्स भी खत्म कर लिए जो बहुत बार न्यूज में रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं। कई बार आपको मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है और अदर टाइम्स कुछ और तरीके से पूछ लिया जाता है। तो दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का पूरा इंडिया का सिलेबस खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन पॉलिटी उठाएंगे और पॉलिटी को एमसीक्यूज के जरिए सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।